बस मिल गया समय आप लोगों को ऐसी वीडियो ढूंढने का जहां पर हम लोग बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे डायग्राम्स के बारे में जो हर साल आपके एग्जाम में किसी ना किसी सेट में रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं। तो अगर अभी भी आप सभी को ऐसा लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, एंड टाइम पे करेंगे हम, तो भाई बिल्कुल गलत हो आप, बिल्कुल गलत हो। ये जो गलतफहमी आपने अपने दिमाग में रखी है ना, इसको निकाल दो। अभी भी बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर इतना है कि हाँ आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। अगर सपना देखा है आपने कि भाई हमें एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो पढ़ना शुरू कर दो। एंड बायोलॉजी के साथ तो एक प्लस पॉइंट लेके चलते हैं हम डायग्राम्स का। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है, डायग्राम तैयार कर लो, उसके नाम याद रख लो कि कौन से डायग्राम में कौन कौन से पार्ट हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो हर साल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा लेकिन पूछेंगे डायग्राम। कुछ समझ में नहीं आता है, डायग्राम बना दो, कम से कम आपको 1.5 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 5 नंबर का सवाल है तो डायग्राम में अगर उसके नेमिंग कर दी होगी आपने अच्छे से। हाँ तो भाई ये आज की क्लास में हम ऐसे डायग्राम्स की बात करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना, और बहुत इजी भी है, कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है इनको याद करना, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन में कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि बहुत ज्यादा सुंदरता के साथ बनाओ, नहीं, सबको पता है कि आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सोचना भी पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना। अगर नहीं याद किया होगा तो याद किया होगा, आपको अच्छे से पता होगा तो सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, फटाफट 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 हो जाता है, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में जो ये ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी सेट में रिपीट होते ही होते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ, ठीक है, जहां पर हम बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में हम बात करेंगे। बार बार क्लासेस देखी होगी आप लोगों ने, तो मैंने हर बार बोला है कि ये डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज इस डायग्राम को तैयार कर लेना, ठीक है, बहुत बार बोला है। तो नाम लिखते चलते हैं साथ साथ। सबसे पहले ये एक पार्ट आता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये क्या आएगा आपका तना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, या फिर जिसको टहनी बोलो, टहनी, जिसके ऊपर क्या होता है, ये फूल बना हुआ होता है। ऐसा होता है ना कि ये आपकी टहनी आ गई और यहाँ पे फूल, इस तरीके से ये फूल आ गया ऐसे, तो ये वाला पार्ट ये है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है पुष्पवृंत। ओके, क्या नाम है इसका, पुष्पवृंत। ये जो आपको ये वाला भाग ऐसा दिखाई दे रहा है, आपने साधुओं को देखा होगा ना, ऐसे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो ऐसे टेक लगाने के लिए, फूल की टेक लगाने के लिए होता है कि फूल इसके ऊपर टेक लगा के बैठेगा, अपना आसन विराजेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन, पुष्पासन यानी कि पुष्प का आसन। इसके ऊपर क्या होता है फिर, हरे रंग की ना इस तरीके से पत्तियां निकली हुई होती है, ठीक है, हरे रंग की पत्ती निकली हुई होती है यहाँ पे। इस हरे रंग की पत्ती को हम क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बाह्य दल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, बाह्य दल बोलते हैं। ये जो बाह्य दल होता है ये क्या सुरक्षा का काम करता है, आपका जो फूल होता है उसको एक प्रॉपर शेप देने का काम करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, बड़ी ही खूबसूरत सी ना पत्तियां होती हैं इसमें, है ना, जो कीटों को, है ना, और जो है चिड़ियों को, पक्षियों को क्या करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, आकर्षित करने का काम करती हैं। अगर ये सुंदर नहीं होंगी तो कैसे कीट इनके ऊपर आएंगे बताओ, है ना, इनको हम कहते हैं दल। दल यानी कि आपने सुना भी होगा, हम पेटल बोलते हैं, पेटल यानी कि पत्तियां, और बाह्य दल यानी कि सेपल। ओके, अब इन्हीं के बीच में क्या होते हैं, बड़ी ही सुंदर सी एक कन्या बैठी होती है, बड़ी ही सुंदर सी, ऐसे करके, ठीक है। क्या बोलते हैं सुंदर सी कन्या को हम, ये आपका होता है स्त्री भाग, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, स्त्री केसर, ठीक है, क्या नाम है इसका, स्त्री केसर नाम है। अब जहां लड़कियां होंगी वहां लड़के भी होंगे ही होंगे वहां, ठीक है, तो भाई ये लो, ठीक है, लड़के भी आ गए, ये क्या है, नर भाग,
ठीक है, नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। और ये तैयार हो गया है आपका पुष्प की संरचना। सवाल आ जाएगा कि पुष्प की संरचना है ना, एक चित्र सहित समझाइए या वर्णन कीजिए, पूछ लेंगे आपसे। तो ये आपका आ जाएगा चित्र, तैयार हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है बीजांड की संरचना। तो भाई ये जो स्त्री भाग है, चलो इसको हम यहाँ पे बाहर लेकर आते हैं। ये लो, ठीक है, इसके बीच में जो ये गोल वाला चित्र देख रहे हो, यही होता है बीजांड, जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। चलो इसको बाहर लेकर आते हैं। ये कैसा दिखाई देता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। इसके ऊपर हर साल बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग रूप बदल के आते हैं। यस, मजाक नहीं कर रही हूं, सही बोल रही हूं। ठीक है, तो प्लीज इसको तो तैयार ही कर लो भाई, तैयार कर लो। ये लो, ठीक है। तो ये बीजांड की संरचना कुछ ऐसे देखने को मिलेगी आपको। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये दो क्या है, पिंक कलर की, ये क्या है आपकी, ये दोनों है आपकी सहायक कोशिका, यानी कि ये क्या काम कर रही है? सहायता का काम कर रही है। फिर ये ब्लू कलर की देख रहे हो यहाँ पे कोशिका, ठीक है, ब्लू कलर की कोशिका आ जाएगी ये क्या है आपकी? अंड कोशिका, यानी कि ये क्या है आपका? मादा युग्मक, ठीक है। फिर बीच वाली की बात कर लेते हैं। ये जो बीच में है, ये कौन है बीच में जो बैठी है? ये है आपकी ध्रुवीय कोशिका, है ना। ये है ध्रुवीय कोशिका। फिर ये जो तीनों आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, ये तीनों क्या कहलाती हैं? इस डायग्राम का तो आप सभी लोग तैयार कर लेना प्लीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक डायग्राम है जो बार बार किसी न किसी सवाल में आता ही आता है। प्रतिव्यसांत, ठीक है, इतना समझे। अब देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये क्या है? दो आवरण है। जो ये जो आपका बीजांड काय है, ये क्या है आपका? बीजांड काय, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, जिसके अंदर मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। ये और ये जो अंड कोशिका है, ये इसको कौन बचा के रखता है? ये बाह्य आवरण, जिसको हम बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, है ना। एंड ये क्या है? अंतः अध्यावरण, एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट एंड इंटरनल इंटेग्यूमेंट आ जाते हैं। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। इसके बाद जहां से बीजांड, जो बीजांड के अंदर जो एंट्री मारता है नर युग्मक, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। बीजांड द्वार के सामने ये होता है आपका निभाग। ये लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भाग नहीं है इसलिए निभाग आ जाता है ना। फिर यहां पर ये क्या आ जाएगा आपका? नाभिक, हाइलम जिसको हम कहते हैं, अपरा, ठीक है। ये आपका आ गया बीजांड की संरचना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, पराग कोश का अनुप्रस्थ काट। तो पराग कोश आपका ऐसे होता है, इसको काटोगे तो ये आपको कैसा नजर आएगा? अनुप्रस्थ काट ये देख लेते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आ जाता है ना। लघु बीजाणु के बारे में जब पूछा जाएगा तो यही डायग्राम आता है, यही डायग्राम पूछा जाता है। लघु बीजाणु जब बोलते हैं कि लघु बीजाणु क्या होते हैं, उसकी संरचना क्या है, कितने परागकण बनते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है आपके दो पालियां होती हैं, दो पाली में 4 कोष्ठ होते हैं। एंड कोष्ठ को हम लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? लघु बीजाणु धानी। इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होते हैं? लघु बीजाणु होते हैं,
ठीक है, जो क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं आगे चल के। एंड जब मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो ये नर युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, मादा के वर्तिकाग्र पे। अब जैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा ये। एंड यस, ये क्या है आपका योजी ऊतक। ठीक है, योजी ऊतक। चलो इसके अंदर कौन कौन सी ना वो आती हैं वो देख लेते हैं, लेयर्स। सबसे अंदर की जो लेयर होती है एक ये रही, जैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा ये। ठीक है, सब बराबर होंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, पूरा का पूरा सेम होगा। दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। नाम लिख देते हैं, इनके नाम क्या क्या है। सबसे बाहर वाली होती है आपकी, हाँ, बाहरी परत। बीच वाली आती है आपकी अंतःस्थीसियम, है ना। फिर तीसरे नंबर पे आती है मध्य परत। एंड सबसे अंदर वाली होती है टेपिटम। ठीक है, ये पूछा जाएगा तो इसको याद कर लेना, ये कैसा बनेगा प्लीज याद कर लेना। इसके अंदर क्या होंगे, ये रहे आपके परागकण। तैयार हो गया। नेक्स्ट, नर या पुरुष जनन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, नर या पुरुष जनन तंत्र में, तो ये दोनों तरफ आपके क्या आते हैं, वृषण आ जाते हैं ऐसे करके। इन वृषण के ऊपर क्या होते हैं, अधिवृषण आते हैं। एंड ये अधिवृषण कुछ इस तरीके से निकले हुए होते हैं, है ना। और क्या बन जाते हैं, ये शुक्र नलिका बन जाते हैं दोनों तरफ। ठीक है, ज्यादा दूर हो गए क्या, है ना। एंड अरे दूर हो गए ज्यादा, इन्हें पास कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लो, पास आ गए। ठीक है, चलो ये ऐसा आ जाएगा। एंड ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ओके ओके, ऐसे एंड ऐसे करके, ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ये लो, ऐसे करके। ठीक है, ये आ जाएगा नर जनन तंत्र। फटाफट से इनका नाम बता देती हूँ, जैसे मैंने बनाए हैं जल्दी जल्दी ऐसे ही आपको भी बनाने हैं। ये आपके वृषण कहलाते हैं, यानी कि टेस्टी, जहां शुक्राणु बनते हैं। ये क्या है आपका, ये आपकी है शुक्र नलिका, यानी कि जो शुक्राणुओं को ले जाती है। ये है आपका अधिवृषण। ठीक है, ये है आपका मूत्राशय। ठीक है, ये है आपकी मूत्र नलिका, है ना। ये क्या है, शुक्राशय। ये क्या है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। तो ये आपका नर जनन तंत्र आ जाएगा, याद कर लेना भाई बढ़िया तरीके से। मादा जनन तंत्र पे चलते हैं, जो सबसे इजी पड़ता है हमेशा। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में से यस एक डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में से एक है ये। जैसे मैं बना रही हूं जल्दी जल्दी, ऐसे ही आपको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये होती है योनि, इसे हम कहते हैं गर्भाशय, है ना। ये होता है अंडाशय। एंड ये होती है आपकी क्या बोलते हैं, झिल्लरी, जिसको आप फिम्बरी कहते हैं। यहां से लेके यहां तक की ये होती है आपकी अंडवाहिनी, है ना। एंड ये होती है आपकी मीजोवेरियन।
ठीक है, आपका जो अंडाशय और गर्भाशय परत होती है ना, मीजोवेरियन से जुड़ी होती है, ये दोनों आपस में जुड़ी नहीं होती है, इस झिल्ली की वजह से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, शुक्राणु की संरचना की बात करते हैं हम। तो शुक्राणु की संरचना क्या है आपकी, इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, ये लो नाम लिख देते हैं इनके। ये क्या है आपका, एक्रोसोम, केंद्रक, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरी की पूरी यहां तक क्या है, पूंछ है ना। ये वाला भाग क्या है, शीर्ष है, एंड ये वाला भाग क्या है आपकी ग्रीवा। ये भाग है आपका मध्य भाग। हो गया कंप्लीट। बहुत बार पूछ लेते हैं संरचना के साथ साथ इसके भागों का नाम बताओ। फिर आता है डीएनए की द्विगुणित संरचना, तो ये भी देख लेते हैं, बहुत इजी है भाई। ये लो, ये लो, ये आपका डीएनए आ गया है ना। 5, सब में 5 5 होते हैं, 5 5 5 5 5 5 5 5। ठीक है, चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपका अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से लेके इसकी दूरी जो होती है, एक कुंडलन। ठीक है, एक कुंडलन की बात करते हैं, तो ये जो कुंडलन होता है इसकी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दो नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी होती है आपकी। ठीक है, ओके। ये किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है, ये जो होती है इसकी बैकबोन होती है, जो शर्करा फॉस्फेट आधार होता है, जिसको आप कहते हैं बैकबोन। ठीक है, ये क्या होता है आपके बेस पेयर, जिसमें कि आपका एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ऐसे आता है। एंड इसके बीच में ये जो जगह होती है ना, ये होती है खांच। ठीक है, व्यास की बात करेंगे तो व्यास इसका कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, ये इसका व्यास हो जाएगा। हो गई द्विगुणित संरचना। आगे बढ़ जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की संरचना, तो 8 अणु होते हैं इसके अंदर, है ना। हिस्टोन प्रोटीन में 8 अणु होते हैं। कौन से होते हैं, H1 होता है, H2A होता है, H3A होता है, एंड H4 होता है। कैसे होते हैं ये देख लेते हैं, चलो। सब बहुत इजी है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो सब कुछ बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ टफ है। ये लो नाम लिख देते हैं इनका, है ना। ये क्या है आपका, H2 का यूज तब आता है जब ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ये पूरा का पूरा क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम बनाएगा। इसका यूज आएगा आपका जब डीएनए प्लस आपका जो है, जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। कैसा होता है, ये रहा आपका न्यूक्लियोसोम, इसके ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन ऐसे करके होता है, ऐसे करके, जिसमें क्या होते हैं 200 बेस पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं 200। ठीक है, तो ये आपका H2A, H2A, H3A, H3A है ना। हाँ ओके, यहाँ पे H4 आ जाएगा, H3 आ जाएगा, यहाँ आइयो, मिटाना पड़ रहा है ऐसे। चलो कौन सा कलर था, व्हाइट है ना। H3, H2, ठीक है ओके।
ओके। H2B और H3 एंड H4, ठीक है, ओके। H2A H2B, अयो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आएगा आपका H2A H2A H2B H2B, है ना, H3 H3 एंड यहाँ पे आपका इस तरीके से क्या आएगा H4। ये आपके हिस्टोन प्रोटीन की संरचना हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रतिरक्षी अणु की संरचना। तो प्रतिरक्षी अणु क्या आता है हमारे पास, ये इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। नाम बता देती हूं, यहां पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, ऐसे और ऐसे करके। ये क्या है आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये होती है आपकी दीर्घ श्रृंखला, ये वाली होती है आपकी लघु श्रृंखला, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके प्रतिजन क्रिया स्थल, दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। ये वाला भी, ये और वो दोनों क्या है, प्रतिजन क्रिया स्थल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और क्या आता है, ये भी आपकी लघु श्रृंखला है, ये दीर्घ श्रृंखला है। एंड ये चीज याद रखनी है कि ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला, ये कैसा भाग होता है, ये होता है आपका स्थिर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रतिजन आके नहीं मिलता है। एंड ये वाला जो भाग होता है, ये क्या होता है अस्थिर, क्योंकि यहीं पे आके प्रतिजन मिलते हैं, ठीक है। हो गया, कितना इजी था। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं मिलर के प्रयोग की। तो भाई मिलर जी ने एक प्रयोग किया था, 800 डिग्री यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर दिया था, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक फ्लास्क रख दिया था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, दूसरा फ्लास्क ये आ गया था, है ना। इसके अंदर क्या था, ये लो भाई, इसके अंदर डिस्चार्ज भी था, ऐसे 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 करके, है ना। इसके अंदर क्या था, पानी था। अब जब 800 डिग्री का टेम्परेचर मिला, पानी क्या हुआ, गया 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 गया, है ना। कहाँ पहुंचेगा, यहाँ दूसरे फ्लास्क में आ गया। यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या था कि भाई ये क्या था आपका, ये था आपका डिस्चार्ज स्पार्क, है ना। ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोड्स थे, ये क्या था, स्पार्क था। प्लस इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर आपका क्या क्या मौजूद था भाई, अमोनिया H2, है ना, एंड आपका H2O HS H2O, ठीक है, ये इसके अंदर मौजूद था। हाइड्रोजन गैस भी थी यहाँ पे। तो ये आपके पास गैसेस वगैरह CH4 NH3 H2O और H2 ये मौजूद थे। अब हुआ क्या, जब यहाँ से पानी जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ पे कंडेंस होगा, यानी कि ठंडा होता, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्पार्क थे, इलेक्ट्रोड थे, तो गर्म हो गया, ठंडा होता 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 यहाँ पर आकर क्या हुआ, इस पाश में क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, जिसके अंदर इन्हें क्या मिले, अमीनो अम्ल मिले, ठीक है, जो आपके RNA और DNA में पाए जाते हैं। तो ये थे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी की पूरी आपकी बुक के। तो आई होप सारे टॉपिक्स आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो प्लीज एक बार एक कॉपी पे, रफ पेपर पे बना के देख लेना, अपने कमरे में एक चार्ट चिपका लो सारे डायग्राम्स के, चाहे छोटे छोटे, बहुत 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 जरूरी है सारे के सारे डायग्राम्स नंबर बनाने हैं, तो सीख लो। तो चलिए चलते हैं, अभी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा।